गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड करेंगे। सीबीएसई ने इसका पेज नंबर 275 से लेकर 285 तक डिलीट कर दिए हैं, तो हम उन पेजेस को नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉलोनियल रूल जो था किस तरीके से वो इंडिया के अंदर स्प्रेड हुआ था। कॉलोनियल रूल का मतलब है ब्रिटिशर्स का जो राज था, क्योंकि उस टाइम इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी बना हुआ था, तो इसलिए इसको कॉलोनियल रूल भी कहते हैं। कंट्री साइड का मतलब है विलेज एरियाज, गांव वाली साइड में किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। इस चैप्टर में हम बंगाल के जमींदार्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि बंगाल ही वो एरिया था जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कंट्रोल लिया था। इसमें हम पहाड़ियाज और संथाल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो राजमहल हिल्स में थे। पहले वहाँ पे पहाड़ियाज रहते थे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते थे, पर वो अंग्रेज़ों की बात नहीं मानते थे, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने संथाल्स को वहाँ पे यूज़ किया, उनको कंसेशन दे के वहाँ पे सेटल किया। इन्होंने पहाड़ियाज के साथ काफ़ी फ़ाइट वगैरह करके उनको वहाँ से रिमूव किया, और संथाल्स वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे, पर बाद में संथाल्स ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिसीज़ थी जो रेवेन्यू से रिलेटेड, वो कैसे वो उनको इम्प्लीमेंट करती थी, लागू करती थी, और कैसे उनकी लागू की हुई पॉलिसीज जो है लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालती थी। जैसे कुछ पॉलिसीज़ बनाई स्टेट ने, उसे पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको फ़ायदा हुआ। जैसे ट्रेडर्स के लिए अच्छी कोई पॉलिसी बना दी तो ट्रेडर्स जो हैं बड़ा बेनिफिट उठाएंगे। फार्मर्स के लिए कोई भयानक सी पॉलिसी ले आए तो उससे फार्मर जो है बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो इनकी पॉलिसीज़ बनती थी अंग्रेज़ों की, उसी के हिसाब से ये डिटरमाइन होता था कि कौन तो अभी अमीर होगा और कौन गरीब होगा, कौन लैंड को एक्वायर करेगा और किसकी ज़मीन जो है छीन ली जाएगी। क्योंकि मान लो उन्होंने ऐसा रूल बना दिया, जैसे परमानेंट सेटलमेंट किया था कि ज़मींदार ने अगर पे नहीं किया टाइम पे अपना जो फिक्स्ड अमाउंट है, तो उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी। तो जैसी पॉलिसी बनेगी वो निर्धारित करेगी कि किसके पास ज़मीन रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी। और इसमें हमें ये भी पता चलेगा चैप्टर पढ़ के कि जब जो विलेजर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो कहाँ जाते थे। और इसमें आगे आप ये भी देखोगे कि कई बार जैसे अंग्रेज़ों ने तो पॉलिसी बना दी, तो ऐसा नहीं है कि उसको लोग जो हैं बिल्कुल फॉलो करेंगे, तो कभी कभार उसको रजिस्ट भी किया जाता था, और इस तरीके से जो है वो इसके रिजल्ट्स को भी मॉडिफाई कर देते थे। जैसे अगर ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी बनाई उसके हिसाब से काम चलेगा, तो फिर जो रिज़ल्ट है वो भी उसके हिसाब से आएगा ना। पर अगर लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया एज इट इज़, तो वो उसका रिज़ल्ट भी जो है वो बदल के ही आएगा। तो इस तरीके से लोग कई बार रिज़ल्ट भी अपनी तरफ से चेंज कर देते थे एफर्ट करके। इस चैप्टर में जो सोर्सेज लिए गए हैं उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस हुई है कि किस तरीके से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो आर्काइव्स में मिलते हैं, और रिपोर्ट्स बना के जो भेजते थे इंग्लैंड में, तो वो वाली रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं, तो उनको सोर्सेज के रूप में यूज़ किया गया है इस चैप्टर में। और साथ के साथ ये भी डिस्कस की गई है इस चैप्टर के अंदर ये वाली बात भी कि किस तरीके से जो है हिस्टोरियन जब हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं इन सोर्सेज को पढ़ के, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में, सर्वेज के बारे में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वे भी कराती थी कई बार फॉर डिफरेंट पर्पजेज। जर्नल्स एंड अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सर्वेयर्स ने जो सर्वे करते थे तो फिर वो अपना अकाउंट भी लिख के छोड़ेंगे ना, तो वो सब इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। और कुछ ट्रैवलर्स आते हैं जैसे इंडिया के अंदर, तो वो भी अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करेंगे, और कोई इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया है तो वो भी अपनी रिपोर्ट बनाएगा। ये सारी जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आगे पेज नंबर 258 पे टाइटल दिया है बंगाल एंड द जमींदार्स। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जितनी भी इमेजेस आती हैं आपके हर पेज के ऊपर, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये वाली इमेज जो है किस चीज़ के बारे में हमें बताती है। जैसे फर्स्ट पेज पे ये मंडी में जाते हुए कपास बेचने जा रहे हैं लोग गाड़ी में भर भर के,
हमेशा इनको ध्यान से देखना, पेपर में इमेजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। फिर जो है इसमें आगे दे रखा है बंगाल एंड जमींदार, पेज नंबर 258 पे। जैसा कि तुम्हें पता है कि बंगाल ही वो पहला एरिया था जहाँ पे कॉलोनियल रूल जो है स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले यहीं पे अटेम्प्ट किया था ब्रिटिशर्स ने कि जो रूरल सोसाइटी थी, जो विलेज सोसाइटी थी, उसको अपने तरीके से रीऑर्डर करने का और अपना एक नया सिस्टम जो है इस्टेब्लिश करने का, और नया रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश करने की शुरुआत भी यहीं पे हुई थी। आगे इसमें 1.1 डाल के दे रखा है एन ऑक्शन इन बुर्दवान। बुर्दवान एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये एक आप स्टेट भी कह सकते हो। तो हर एक ज़मींदार के अंडर ये जो पिक्चर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये भी बुर्दवान के राजा का ही पैलेस है, मतलब इस घर में वो रहते थे। और ये जो पिलर्स वगैरह दिख रहे हैं कोरिंथियन स्टाइल के हैं। कोरिंथ एक सिटी है, उसके वहाँ पे ही ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स पाई जाती थी। तो जहाँ पर भी ये पोल, ये पिलर से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको कोरिंथियन स्टाइल कह देते हैं। तो ये जो ऑक्शन होती है, बोली लगाना, तो जब कोई भी ज़मींदार जो है अपनी फिक्स्ड अमाउंट अंग्रेज़ों को जमा नहीं करवा पाता था दिए हुए टाइम पे, तो उसकी जो जितना भी स्टेट होता था, जैसे एक ज़मींदार के अंडर मान लो 50 विलेजेस हैं, तो फिर उसकी बोली लगाते थे, उसको कोई और ख़रीद लेता था। तो फिर ज़मींदार तो इस तरीके से बिल्कुल लैंडलेस और गरीब हो जाएगा ना। तो उसमें थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन दिया है आपकी बुक में कि काफ़ी सारे महल्स थे राजा ऑफ बुर्दवान के अंडर। ये जो राजा वर्ड यूज़ किया गया आपकी बुक में, ये राजा किंग के लिए नहीं है। जो जमींदार होते थे उनको लोग प्यार से जो है राजा बोलते थे और ख़ुद को ऐसे मानते थे कि हम उनकी प्रजा हैं। तो इसमें बताया कि जो राजा ऑफ बुर्दवान है उनके काफ़ी सारे स्टेट को वो सेल कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं अंग्रेज़। परमानेंट सेटलमेंट इसमें बताया कि स्टार्ट की गई थी 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की फ़ोटो भी इसमें जो है मैंने आपके लिए ली थी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। तो इन्होंने ये स्टार्ट करी थी। इसमें ये सिस्टम था कि रेवेन्यू को फिक्स कर देते थे कि एक ज़मींदार है, जैसे उसको आपने दे दिए 50 विलेजेस और उसको आप बोलोगे आपको जो है ईयरली या हाफ ईयरली इतनी अमाउंट अंग्रेज़ों को देनी है, बाकी सारा टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो उस अमाउंट के अलावा जितना भी आप फार्मर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो आपका, बस हमें तो फिक्स्ड अमाउंट दे देना। तो इस तरीके से वो फिक्स्ड अमाउंट दे नहीं पाया था, तो तब ये उनकी स्टेट की इन्होंने बोली लगाई थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट जो उसकी ड्यू हो गई थी राजा की, तो अभी यहाँ पे बोली इन्होंने स्टार्ट कर दी। काफ़ी सारे लोग आए इसको ख़रीदने के लिए, इसके स्टेट को, और उन्होंने बोली लगा के अच्छी खासी और इसका स्टेट जो है ख़रीद लिया राजा ऑफ बुर्दवान का। और जबकि असलियत में उन्होंने ये जो ज़मीन ख़रीदी थी ये राजा के ही बिहाफ पे ख़रीदी थी। ये राजा ऑफ बुर्दवान है जैसे, तो राजा के ही बिहाफ पे ख़रीदी थी, वो राजा के ही आदमी थे। तो फिर बाद में उन्होंने ख़रीद के और वो पैसे देने से मना कर दिया अंग्रेज़ों को कि हम नहीं देंगे, इतना ज़्यादा पैसा कौन देगा। तो इस तरीके से फिर वो ज़मीन जो है राजा के ही हाथ में रह गई थी। अभी स्टोरी को हम देखते हैं तो इससे काफ़ी क्वेश्चन जो उठते हैं कि ऐसा क्या हो गया था कि राजा जो है अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाया था, ज़मींदार अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाया था अंग्रेज़ों को। कौन थे वो बायर जिन्होंने ये ज़मीन खरीदी? ये तो साफ साफ उसी के आदमी थे। फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को पैसे देने से मना कर दिया, तो ज़मीन फिर राजा के पास ही रह गई थी। ऐसा क्या चल रहा था रूरल एरियाज़ में उस टाइम, ईस्टर्न जो इंडिया था उसके अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा था जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही थी? इसमें 1.2 करके दे रखा इन्होंने आगे, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, की जो रेवेन्यू पे नहीं किया जाता था उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें बताया कि 75% से ऊपर जो ज़मींदार थे वो हमेशा जो है परमानेंट सेटलमेंट की वजह से उनकी ज़मीन कभी छिन जाती थी, कभी वापस आ जाती थी। तो जो स्टेट हैं दे चेंज्ड हैंड्स, मतलब आज किसी के हाथ में है तो कल किसी के और के हाथ में वो होते थे। और ये सब हो रहा था परमानेंट सेटलमेंट की वजह से।
कि जब भी वो कोई भी राजा जो है, कोई भी जमींदार अपना रेवेन्यू जो फिक्स किया जाता था वो दे नहीं पाता था, तो उसकी वो बोली लगवा देते थे, और जो कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे के उसको ख़रीदेगा तो अंग्रेज़ उसको ये ज़मीन सारी दे देंगे। इस तरीके से अंग्रेज़ों का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट हो जाता था उस पैसे से। आगे इसमें ये भी बता रखा कि 1770 के अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे फैमाइन्स, अकाल भी पड़े थे उस टाइम, और एग्रीकल्चर जो है एक बुरा टाइम फेस कर रहा था। तो ऑफिशियल्स को ऐसे लगता था कि जो ट्रेड और रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनको किसी भी तरीके से जो है हम डेवलप करें, और फिर जो है उनको इनकरेज करें कि आप एग्रीकल्चर में जो है पैसा इन्वेस्ट करो। तो उन्हें लगता था कि फिर इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा होगा। तो इतना सोच के उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट का आइडिया उनके दिमाग में आया। आगे पेज नंबर 259 पे दे रखा है। उन्हें ऐसे लगा कि अगर हम एक फिक्स कर देते हैं अमाउंट, किसी मान लो किसी एक ज़मींदार को अपॉइंट किया, किसी एक बंदे को अपॉइंट किया। पहले उनका ज़मींदार का कोई आइडिया नहीं था कि एक बंदे को अपॉइंट करेंगे कि ये 50 विलेजेस या 1000 विलेजेस, बड़ी ज़मींदारी हो तो थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस भी हो जाते थे एक ज़मींदार के अंडर। तो एक फ़िक्स अमाउंट कर देंगे, एक बंदे को उसका हेड अपॉइंट कर दिया, जिसको चाहे ज़मींदार बोल लो चाहे कुछ भी बोलो, और वो हमें तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। उसकी जिम्मेवारी है किसानों से टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, हमने जो फिक्स अमाउंट कर रखी वो हमें जमा करा देगा, बाकी वो अपने पास रख लेगा। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ये उम्मीद की थी कि इस आइडिया की वजह से एक ऐसे योमैन एग्रीकल्चर लोग, जो मतलब योमैन फार्मर्स पैदा होंगे जो अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। योमैन फार्मर का मतलब है पढ़े लिखे किसान, कि वो दिन रात उन्हें और कोई काम नहीं होगा, वो सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि अंग्रेज़ों को रेवेन्यू देने के बाद उनके खुद के पास भी कुछ रह जाए। तो क्योंकि उनका काम
तो ज़मींदार जो है अच्छे से अपनी अथॉरिटी को असर्ट नहीं कर पाते थे, और जो भी लोग रेंट नहीं देते थे उनको कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस थी। इसमें भी ज़मींदार को ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता था और पैसा लगाना पड़ता था। इसमें आगे बता रखा है कि 1798 में बुर्दवान में 30,000 पेंडिंग केसेस थे, जिन लोगों ने अपना रेवेन्यू पे नहीं किया था। तो फिर ज़मींदार कहाँ से देगा, अपनी पॉकेट से तो नहीं दे सकता। फिर इसी वजह से इनकी ज़मींदारी को जो है ऑक्शन कर दिया जाता था, बोली लगवा दी जाती थी। आगे पेज नंबर 261 पे दे रखा है 1.4 करके, द राइज ऑफ जोतेदार। जोतेदार जो है ये भी फार्मर्स ही होते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिच होते थे। इनके अंडर खुद की अपने 200-200 एकड़ ज़मीन होती थी, 500-500 एकड़ ज़मीन होती थी। और जब लोगों को पैसे वगैरह की ज़रूरत होती थी, कर्ज वगैरह लेना होता तो इन्हीं से लेते थे। इसमें फिर जो है ये बता रखा कि जब जमींदार पावर क्राइसिस फेस कर रहे थे, जब इनकी जमींदारी वगैरह बिकवा दी जाती थी, तो उस टाइम जोतेदार जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए थे। नॉर्थ बंगाल में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन जो है उन्होंने अपना एक सर्वे किया है और उसमें वो इस बारे में कुछ बताते हैं। इसमें लिखा कि जोतेदार जो है 1,000 एकड़ तक उनके पास ज़मीन हो जाती थी, ज़मीन एक्वायर कर करके। जैसे किसी पीजेंट ने उनसे लोन लिया, वो दे नहीं पाया तो भी क्या पता उसकी ज़मीन हड़प लें, या और भी काफ़ी जैसे इन्वेस्टमेंट करी ट्रेड में, फिर और ज़्यादा फ़ायदा हो गया तो और ज़मीन खरीद ली। सारा लोकल ट्रेड को ये जोतेदार कंट्रोल करते थे, और मनी लैंडिंग वाले सारे काम गांव में गरीब मजदूरों के लिए और किसानों के लिए यही करते थे। पैसा उनसे उनको देते थे, फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लेते थे। और इनकी जो ज़मीन होती थी ये 1000 एकड़, ये शेयर क्रॉपर्स के द्वारा कल्टीवेट की जाती थी, जिसको आधियार भी कहते थे और बारगदार्स भी कहते थे। आधियार का मतलब है कि ज़मीन और सारी जो एक्सपेंडिचर है वो इनका, और जो टूल्स और लेबरर्स हैं वो फार्मर्स के, जैसे बैल हैं, हल है, और जितना भी मैनुअल वर्क है वो सारा फार्मर करेंगे, और ज़मीन इनकी। और 50% प्रोडक्शन जो है वो फार्मर ले जाएगा, और 50% प्रोडक्शन वो जो है वो जोतेदार के पास रह जाएगा। इसको आधियार कहते हैं। हरियाणा में भी इसको आधियार जैसा ही एक नाम है इस टाइप की खेतीबाड़ी के लिए, जब 50-50% शेयर करते हैं क्रॉप्स का। एक विलेज के अंदर जोतेदार बहुत ज़्यादा पावरफुल था, एक ज़मींदार से भी ज़्यादा पावरफुल था, लोगों के क्लोज होता था और लोगों को वो कंट्रोल में रखता था। ज़मींदार तो शहरों में रहते थे और जोतेदार गांव में रहते थे, इसी वजह से जो है वो विलेजर्स के काफ़ी करीब होते थे। इसमें भी एक घर दे रखा है कि जो जोतेदार होते थे वो इस टाइप के जोतेदार और मंडल्स इस टाइप के घरों में रहते थे, जो अच्छे खासे बने होते थे। जमींदार का शहरों में होता था, वो इससे भी बड़ा स्टैंडर्ड का होता था। और कई बार ये जोतेदार जो है गांव वालों को भड़का भी देते थे कि आपको जो है अपनी कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स वगैरह देने की, ज़मींदार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जोतेदार हमेशा रेजिस्ट करते थे कि ज़मींदार जो है उनकी पावर ना बढ़े, और जब भी वो जामा को डिसाइड करते थे, जामा होता है रेवेन्यू, कि इस एरिया में इतने एकड़ ज़मीन है तो उसके हिसाब से मेरे को यहाँ से लोगों से इतना रेवेन्यू लेना पड़ेगा, तो ये जो स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं उसको जामा बोलते हैं। तो जब कभी भी ये जामा को इंक्रीज करते थे, मतलब रेवेन्यू इंक्रीज करने की प्लान करते थे ज़मींदार, तो जोतेदार उसको जो है उसका विरोध करते थे, और बाकी के फार्मर्स को भी उसका विरोध करने के लिए उकसाते थे। और कई बार तो जो ज़मींदार के जो ऑफिशियल्स हैं वो उधर कुछ भी जैसे ज़मीन को मापने के लिए या टैक्स कलेक्शन के लिए आते थे, तो जोतेदार उनके रास्ते में भी जो है बाधा बन के खड़े हो जाते थे। और पीजेंट्स की जो पेमेंट थी रेवेन्यू की उसको डिले करवा देते थे। और असलियत तो ये थी, जब भी ये ज़मींदारी वगैरह बिकती थी, बोली लगती थी, तो जोतेदार ही उसको खरीद के
और अपना ओहदा बढ़ा लेते थे, जमींदार में कन्वर्ट हो जाते थे। जमींदार जोतेदार जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे नॉर्थ बंगाल में, और बाकी के एरियाज़ में विलेज हेडमैन भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, जिनको मंडल कहा जाता था। आगे इसमें दे रखा है कि इनको अलग अलग जगहों पे, जोतेदार्स को और विलेज हेडमैन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता था बंगाल के अंदर। कुछ एरियाज़ में इनको होलादार बोलते थे, कुछ एरियाज़ में इनको गांटीदार बोलते थे, कुछ एरियाज़ में इनको मंडल्स बोलते थे। और जैसे जैसे ये होलादार्स और जो गांटीदार और मंडल्स थे और जोतेदार थे, जैसे जैसे ये पावरफुल होते गए वैसे वैसे जमींदारों की जो अथॉरिटी है वो कम होती गई। आगे पेज नंबर 262 पे लिख रखा है सोर्स 1, द जोतेदार्स ऑफ दिनाजपुर। इसमें जो बुकानन है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे जोतेदार जो हैं, अगर ज़मींदार उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप रेगुलरली आप उनको बोल रहे हो कि टैक्स आप जमा कराया करो, तो ये हो गया उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है ज़मींदार। तो इसको बहुत ज़्यादा वो विरोध करते थे जोतेदार। ज़मींदारों को जोतेदार पसंद भी नहीं होते थे, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, इनके इसी बिहेवियर की वजह से। फिर भी ये ज़मींदारों के लिए एक नेसेसरी इविल के रूप में थे कि भी ज़मींदारों का काम नहीं चलेगा जोतेदारों के बिना। क्यों? क्योंकि ज़मींदार खुद गांव में रह के सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकता। गांव में जो जोतेदार होते थे वो लोगों को, किसानों को लोन वगैरह देते थे, फिर उन पे नज़र रखना, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके जोतेदार फिर आगे जमा कराते थे। तो जोतेदार बीच में ये, जैसे फार्मर्स ने तो अपना टैक्स जमा करा दिया, लेकिन जोतेदार ज़मींदार को कह देगा इस बार तो फार्मर्स ने दिया नहीं, उनकी तो फसल ख़राब हो गई या ये है, ऐसे वैसे बहुत तंग करते थे। फिर भी इनके साथ जो है ज़मींदारों को बना के रखनी पड़ती थी, क्योंकि ज़मींदार खुद इतना मैनेज नहीं कर सकते थे। ज़मींदार का सिर्फ एक ऑफिसर आता था राउंड पे, बाकी जोतेदार ही वहाँ से टैक्स कलेक्शन वगैरह करवा के आगे जमा कराते थे। कई बार जोतेदार ऐसा भी करते थे कि वो जितनी ज़मीन उनको अलॉटेड नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा वो ज़मीन अपने पास रखते थे। पोथा में इतनी ज़मीन नहीं दे रखी। पोथा होते हैं डीड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पोथा का मतलब एक डॉक्यूमेंट्स की एक बुक है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रखी हैं कि आपको ये 500 एकड़ ज़मीन दी जाती है, आप इसका रख रखाव करोगे या जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उस जहाँ पे लिखा गया उसको पोथा बोलते थे। तो जी उस पोथे में जितनी ज़मीन इनको अलॉट करी गई है जोतेदार को, ये उससे ज़्यादा ज़मीन जो है हड़प के एक्वायर कर लेते थे। इसमें जोतेदारों की बुराइयां ही बता रखी हैं ज़्यादातर। अगर ज़मींदार का जो ऑफिसर है वो उनको कचहरी में बुलाता है और वहाँ पे उनको डिटेन कर लेता है 1-2 घंटे के लिए, तो फिर ये आगे कंप्लेंट कर देते थे पुलिस स्टेशन में। उसको फौजदारी थाना बोलते थे। बोले ये उसकी कंप्लेंट कर देंगे जोतेदार कि हमें तो यहाँ पे इसने इम्प्रिजनमेंट करके हमें तो जेल में डाल दिया, हमें तो कैद कर लिया। ये मुंसिफ को भी शिकायत कर सकते थे। मुंसिफ जुडिशल ऑफिसर होता था लोअर कोर्ट में, तो वहाँ पे भी शिकायत करते थे कि हमारा जो है इन्होंने इंसल्ट करी, वहाँ पे बुला के 2 घंटे तक बिठाए रखा। तो इस तरीके से ज़मींदार की प्रॉब्लम बढ़ाते रहते थे हमेशा ये जोतेदार। तो लेकिन जितना भी वो जिस रीज़न की वजह से इनको बुलाना पड़ा, 2 घंटे बिठाना पड़ा, रीज़न ये था कि इन्होंने रेवेन्यू पे नहीं किया। तो ज़मींदार ने इनको बुलाया, फिर ये आगे और कोर्ट में चले गए। फिर वो कोर्ट ज़मींदार को बुला रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब रेवेन्यू तो पे किया नहीं इन्होंने, और ऊपर से ज़मींदार की भी जो है पेशी लगवा दी डिफरेंट कोर्ट्स में। तो ये पूरा मतलब पूरा सिरदर्द जो है सारा ज़मींदार को ही रहता था। आगे 1.5 डाल के दे रखा है द ज़मींदार्स रजिस्ट। अब इसमें बताया गया है कि जो ज़मींदार थे ये इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे कि जोतेदार ने तंग कर लिया, पेमेंट नहीं दी, फिर इनकी ज़्यादा पेमेंट इकट्ठी हो गई, अंग्रेज़ों ने इनकी बोली लगवा दी और
ऐसे थोड़ी अंग्रेज़ों ने बोली लगवा दी, इनकी सारी ज़मीन बिक गई और उसके बाद जो है ये एक सड़क पे आ गए, ऐसा नहीं था। ये भी रजिस्ट करते थे, अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे। जब जब भी इनके ऊपर प्रेशर होता था कि बहुत ज़्यादा हाई पेमेंट इनको जमा करानी है, इनकी ज़मीन की बोली लगनी है, तो उससे निपटने के लिए इन्होंने भी काफ़ी सारी जो है स्ट्रेटजीज़ को डेवलप कर लिया था अपने आप को बचाने के लिए। फिक्शियस जो सेल थी वो ऐसी ही एक स्ट्रेटजी थी। फिक्शियस सेल का मतलब है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, कि इसी के ज़मींदार के ही कुछ लोग आएंगे जिनको अंग्रेज़ तो जानते नहीं है, बोली में वो बोली लगा देंगे, अच्छी खासी खरीद लेंगे ज़मीन को। फिर अंग्रेज़ जब उनसे अमाउंट मांगेंगे बोलेंगे हमारे पास नहीं है, इतनी ज़्यादा कौन देगा आपको, फिर वो ज़मीन वापस ज़मींदार के पास ही रह जाती थी। तो इसको फिक्शियस सेल कहते हैं, नकली सेल, सिर्फ नाम मात्र की सेल। तो ये एक स्ट्रेटजी थी जो ज़मींदारों ने ही डिवाइस करी थी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। लेकिन इस तरीके से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से इनको काफ़ी सारे ट्रिक्स आने चाहिए। वो ट्रिक्स थे जो इन्होंने अप्लाई किए। ये था कि राजा जो बुर्दवान के राजा थे, उन्होंने सबसे पहले कुछ अपनी जो ज़मीन थी वो अपनी मदर के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, अपनी ज़मींदारी मदर के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि कंपनी ने ये बोल रखा था कि वो वुमन की प्रॉपर्टी को स्नैच नहीं करेंगे। एक ये टेक्निक अपना ली। सेकंड टेक्निक थी कि जो एजेंट्स थे उनको वो जो राजा के जो ज़मींदार के जो एजेंट्स होते थे वो बोली के टाइम ऐसे ही फिक्शियस सेल कर देते थे और बोली ऊंची ऊंची बोली लगा के सबसे ज़्यादा उस ज़मीन को ख़रीद लेते थे और फिर वो राजा के ज़मींदार के पास ही रह जाती थी। तो ये भी एक टेक्निक थी जो ज़मींदारों ने अपनाई थी। और वो इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट लगाते थे कि अगर कोई ओरिजिनल वाला भी इस बोली में ख़रीदने आया है तो उसे डबल ट्रिपल दाम लगा देते थे। फिर अंग्रेज़ उन्हीं को दे देते थे कि ठीक है आपने हाई बोली लगाई है, ये आपकी। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ उनसे पैसे मांगेंगे कह देंगे इतने ज़्यादा कौन देगा, पागल हो क्या तुम। तो फिर अंग्रेज़ों को ऐसे काफ़ी जो है वो चीट करते थे इस तरीके से। फिर अंग्रेज क्या करते थे, दोबारा से बोली लगवाएंगे, फिर से ज़मींदार के जो बाकी के एजेंट है, क्योंकि ज़मींदार का इन्फ्लुएंस तो दूर दूर के गांव तक होता था, फिर से कोई और नकली आ जाएंगे ख़रीदने के लिए। फिर से अंग्रेज उनके पास पैसे लेने जाएंगे तो वो पैसे देने से मना कर देंगे। इस तरीके से कई बार जो है ये सेल होती थी। मैनी टाइम्स जो है ये बुर्दवान में रिपीट करी गई थी। फिर सारे फेडअप हो गए इस प्रोसेस से और लास्ट में अंग्रेज़ों ने जो है वो ज़मींदारी सेम राजा को ही, सेम ज़मींदार को ही वापस दे दी, लेकिन उससे कम पैसे में। तो इस तरीके से जो राजा बुर्दवान था उसने अपने आप को बचाया और ऊपर से पैसे भी बचाए, कम भी करवा लिए। अदरवाइज़ परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से जैसे एक बार फिक्स कर दिया 5 साल के लिए तो उसको घटा बढ़ा नहीं सकते थे, पर इसकी चालाकियों की वजह से इन्होंने घटा लिया। ज़मींदार कभी भी जो है पूरा रेवेन्यू पे नहीं करते थे और कंपनी सारा जोर लगा के भी वो जो इकट्ठा हो रखा था रेवेन्यू ज़मींदार में उसको वो निकलवा नहीं पाती थी। ऐसी जो ट्रांजैक्शंस थी वो बहुत भारी मात्रा में अक्सर होती थी। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 1793 से और 1801 के बीच में 4 बड़ी ज़मींदारी थी जिनकी बेनामी परचेज हुई थी, जिनकी फिक्शियस सेल हुई थी। 30 लाख रुपीज़ के रेवेन्यू के आसपास तक की वो नकली वाली सेल हुई। जो टोटल सेल थी ऑक्शंस में उसका टोटल सेल का 15% जो है फिक्शियस था, नकली था। मतलब उन्हीं राजाओं के लोगों ने, उन्हीं ज़मींदारों के लोगों ने और उसको ख़रीद लिया था और फिर बाद में अंग्रेज़ों को पैसे देने से मना कर दिया था। एक और ट्रिक जो है वो अपनाते थे, वो इसमें दे रखा है कि मान लो किसी ने ओरिजिनल बंदे ने बाहर से उसकी ज़मींदारी ख़रीद ली तो वो अपने बंदों को भेजेगा टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए या ज़मीन का पोजेसन लेने के लिए, तो ज़मींदार के जो लोग हैं वो उसको पोजेसन ही नहीं लेने देते थे। ये भी एक टेक्निक थी।
और जमींदार के अपने मसलमैन होते थे लाठियों वाले, तो वो उन पे अटैक कर देते थे, तो ज़मीन का पोजेशन ले ही नहीं पाते थे वो। कई बार ये भी होता था कि जमींदारी बिक गई, नया जमींदार आया है, लेकिन अब उसको पीजेंट ही उसको पोजेशन नहीं लेने दे रहे, क्योंकि पीजेंट को ऐसे लगता था कि हमारा जो पुराना वाला जमींदार था वो हमारा राजा था, हम उसकी प्रजा हैं, तो हम उन्हीं के प्रति वफादार रहेंगे, किसी और को अपने राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कई बार जो है ये फार्मर्स भी विरोध करते थे और उनको पोजेशन लेने नहीं देते थे। तो जमींदार को इतनी आसानी से डिस्प्लेस अंग्रेज़ लोग नहीं कर पाते थे। इसमें ये वाली बात हो गई कि अंग्रेज़ डाल डाल तो जमींदार पात पात। अब 19th सेंचुरी की बिगनिंग में जो है एग्रीकल्चर प्राइसेस बिल्कुल ही कम हो गए थे। तो फिर लेकिन जो भी ज़मींदार इस वाली प्रॉब्लम से निकल गए, किसी भी तरीके से निकल गए, तो बाद में उन्होंने 1790s के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना लिया था, क्योंकि फिर बाद में रेवेन्यू कलेक्शन के जो रूल्स थे वो भी थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए थे, और फिर उस वजह से ज़मींदार की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गई थी। फिर लास्ट में ये कोलैप्स कब हुए ज़मींदार, कंप्लीट कोलैप्स हुआ इनका 1930s वाले डिप्रेशन में। डिप्रेशन क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया में मंदी आई थी, पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी, तो उसका असर जो है इंडिया पे भी हुआ था, और उस मंदी की वजह से फिर जो है ये ज़मींदार फाइनली कोलैप्स हुए थे, और उस टाइम जोतेदार ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बना ली थी। आगे 1.6 करके दे रखा टाइटल इन्होंने, द फिफ्थ रिपोर्ट। काफ़ी सारे चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं, जो कि रिपोर्ट्स में को ही पढ़ के हमें उनके बारे में पता चलता है। तो ये जो रिपोर्ट थी ये 1813 में सबमिट करी गई थी ऐसे ही बना के, और इसको फिफ्थ रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी और जिस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ये उसी के बारे में रिपोर्ट थी। इसमें 1002 पेजेस थे, जिनमें से ये बता रखा कि 800 पेजेस तो इसमें सिर्फ अपेंडिसेस के थे, जिसमें उन्होंने पेटिशन, जो ज़मींदारों ने जो अपनी पटिशन्स दे रखी थी, अर्जी दे रखी थी, और जो रैयत्स ने अपनी अर्जी दे रखी थी, और जो कलेक्टर्स की जो रिपोर्ट थी, जो कलेक्टर अपॉइंट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में से वो भी अपनी रिपोर्ट बना के देते थे, और जो रेवेन्यू कितना आया उसकी जो टेबल्स बना रखी होती थी वो, और जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था और जो रेवेन्यू था उसके ऊपर नोट्स होते थे जो ऑफिशियल्स लिख के देते थे। ये सारे मिलके ही उसमें 800 पेजेस थे, मतलब जो 1002 जो टोटल पेज थे उसमें से 800 तो इन्हीं की रिपोर्ट्स और एप्लीकेशंस और ये सब में भरे हुए थे, बाकी के 400 में ओरिजिनल रिपोर्ट थी। अगर 1760 से हम देखें तो कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत डीपली उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था ब्रिटेन के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा, या आप ये कह लो न्यूज़पेपर्स, या मतलब अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही थी। 1760s के बाद ये स्टार्ट हो गया था। इंग्लैंड के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, वो इस बात को अपोज करते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको आपने इतनी ऑटोनॉमी क्यों दे रखी है, क्या ज़रूरत है भाई, ये सिर्फ एक कंपनी है ना कि नेशन, फिर भी सारे राइट इसको दे रखे हैं, क्योंकि सारा जो इंडिया से ट्रेड का बेनिफिट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। तो इसलिए ये जो ग्रुप्स थे जो इसको अपोज कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी को, तो वो चाहते थे कि जिस चार्टर के तहत इसको ये ऑटोनॉमी दी गई है वो उसको डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए उस चार्टर को। प्राइवेट जो व्यापारी होते थे वो भी चाहते थे कि इंडिया में जो ट्रेड है उसका हमें भी फ़ायदा मिले, उनको मिल नहीं पाता था, क्योंकि अगर कोई भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही करेगा, अलग से नहीं कर सकता था, तो उसमें बेनिफिट पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेके जाती थी।
जो ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वो भी चाहते थे कि इंडियन मार्केट को सबके लिए ओपन किया जाए, सारे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए खोला जाए। तो काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वहाँ पे वो आर्ग्यू कर रहे थे कि जो जिससे बंगाल को जीता है उस जीत के बाद सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फ़ायदा हुआ है, ब्रिटेन को नहीं हुआ। ओवरऑल जो कंपनी का जो मिसरूल था, कंपनी जैसे अच्छे से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही थी, तो जो भी जहाँ कहीं भी उनको कमियाँ मिल जाती थी तो वो पार्लियामेंट के अंदर उसको बहुत ही शिद्दत से उसके ऊपर डिबेट करते थे। और जो कंपनी की जो लालची जो हरकतें थी वो वहाँ पे खूब वहाँ के न्यूज़पेपर्स जो हैं इंग्लैंड के उसको पब्लिश करते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने काफ़ी सारे एक्ट्स पास किए थे लेट 18th सेंचुरी में, मतलब 1775 के बाद से, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं इंडिया के अंदर उनके ऊपर अच्छे से नज़र रखी जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। और इन्हीं एक्ट्स की वजह से जो है कंपनी को इन्होंने फोर्स किया था कि आपको रेगुलर रिपोर्ट्स जो हैं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बना के यहाँ पे सबमिट करानी पड़ेंगी। आगे पेज नंबर 265 पे दे रखा है। काफ़ी सारी कमिटीज़ भी अपॉइंट करते थे ये लोग, जो जिसका मेन पर्पज़ होता था कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनके अंदर ये इंक्वायरी करते थे। तो ये जो 5th रिपोर्ट थी ये ऐसी ही एक रिपोर्ट थी जो कि एक सेलेक्ट कमेटी ने बनाई थी, जिसको अपॉइंट किया गया था कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो उसने ये 5th रिपोर्ट बना के दी थी। और ये 5th रिपोर्ट जो है काफ़ी सारी डिबेट्स का आधार बनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है इंडिया के अंदर वो उसका क्या नेचर है और क्या उसकी मतलब वो अच्छे से कर रही है कि उसमें कुछ कमियां हैं। 5th रिपोर्ट ने हमारी जो कंसेप्शन है जो ब्रिटिश रूल की रूरल बंगाल के अंदर, अगर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो 5th रिपोर्ट ने हमारे विचारों को बहुत शेप दी है कि अगर असलियत में किस तरीके का जो है रूरल बंगाल के अंदर उन्होंने सिस्टम सेटअप कर रखा था। इस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे कीमती एविडेंसेस हैं, लेकिन जब अगर हम इन रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं वो हमें पूरी ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें ये भी जान लेना चाहिए किसने लिखी है, क्या इसका पर्पज़ था। और असलियत तो यह है कि आजकल के जो नए रिसर्चर्स हैं वो तो ये भी कह देते हैं और आर्ग्यू भी करते हैं कि जो इन रिपोर्ट्स में दे रखा है सबको हम लिटरली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, परम सत्य मान के उसको हम नहीं चल सकते। रिसर्चर्स ने काफ़ी सारे आर्काइव्स होते हैं म्यूजियम्स वगैरह जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स रखते हैं पुराने डॉक्यूमेंट्स, तो इन्होंने काफ़ी इनको आर्काइव्स को देखा, खंगाला, जो बंगाल जमींदार्स के थे और लोकल रिकॉर्ड्स थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बनाए जाते थे तो बंगाल के अंदर, इन सब को जो है जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एग्जामिन किया और फिर उन्होंने पाया कि जो 5th रिपोर्ट है ये बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के लिखी गई है। मतलब अगर सेम बंगाल की जो स्थिति है उसके बारे में पढ़ने के लिए आप 5th रिपोर्ट को पढ़ते हो, उसके बाद आप बंगाल जाते हो और वहाँ के जो लोकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप पढ़ते हो जो कि पुराने ज़मानों में वहाँ के लोकल ऑफिसर्स ने बनाए थे, तो उनको हम कंपेयर करते हैं। तो जो नए रिसर्चर हैं उन्होंने पाया कि जो 5th रिपोर्ट है वो ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिख रखी है। जो 5th रिपोर्ट में बातें बता रखी हैं असलियत में ऐसा नहीं था। और 5th रिपोर्ट में जो जमींदारों का जो कोलैप्स वाली बात कही गई है वो भी ओवर एस्टिमेट कर रखी है, वैसे ही बढ़ा चढ़ा के बता रखी है। ऐसा कुछ नहीं था कि इतने लोगों ने अपनी ज़मीन खो दी थी और इतने ज़मींदार जो हैं ज़मींदारी लैस हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़मींदार को इतनी आसानी से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता था। वो हमने पीछे देख लिया एग्जाम्पल कि ज़मींदार कितने स्मार्ट होते थे। इसमें आगे सोर्स 2 दे रखा है फ्रॉम द 5th रिपोर्ट। इसमें ये बता रखा कि कितना बढ़ा चढ़ा के उन्होंने लिखा है, उस बढ़ाए चढ़ाए का एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं।
तो ये फिफ्थ रिपोर्ट से उठाया इन्होंने थोड़ा सा हिस्सा एग्जाम्पल देने के लिए। कहते हैं कि ज़मींदारों की कंडीशन जो थी वो ऐसी थी, उनकी ज़मीन की बोली लगा दी जाती थी। जो नेटिव ईयर थी 1203, नेटिव ईयर का मतलब है जो बंगाली ईयर है, लोकल ईयर, जो उस टाइम 1203 चल रही थी, लेकिन असलियत में ये 1796 और 97 थी, अंग्रेज़ों वाली जो ईयर है। तो कह रहे हैं कि एक लैंड की एडवर्टीजमेंट हुई थी जिसका जुम्मा था, जुम्मा का मतलब होता है जिसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू, तो जो उसका जो अंदाजन जो रेवेन्यू मान के इन्होंने उसकी बोली लगवाई थी वो थी 28,70,61 रुपये, लेकिन बिकी ये लास्ट में 14,18,000 समथिंग की। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही हाफ 50% हो गई। तो कितना बड़ा चढ़ा के इन्होंने रिपोर्ट में दे रखा है। फिर नेटिव ईयर दे रखी है 1204 की, जो असलियत में जो इंग्लिश ईयर थी वो 1797 और 98 थी। उसमें भी बता रखा कि लैंड एडवर्टाइज करी गई थी 26 लाख से ऊपर में, और लेकिन वो बिकी थी 22 लाख के आसपास की। तो ये भी बढ़ा चढ़ा के इन्होंने इसका बना दी रिपोर्ट। इसमें ये लिख रखा कि जो डिफ़ॉल्टर्स थे, जो ज़मींदार पे नहीं कर पाए थे, उनमें से ज़्यादातर जो हैं बहुत ही पुराने घराने थे, जैसे राजा ऑफ नुडिया, राजशाही, बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, यहाँ के जो ज़मींदार थे उनको ज़मींदारी से दखल कर दिया गया। इसमें बताया कि उनकी ज़मीन छीन ली गई और उनको, वो बेचारे बिल्कुल गरीब हो गए और वो बर्बाद हो गए। और फिर लास्ट में दे रखा कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल थे कि जिन्होंने जो है रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज प्रेजेंट करते थे। तो ओवरऑल मतलब इस रिपोर्ट के अंदर ये दे रखा है कि जो ज़मींदार थे उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो गई थी कंपनी के रूल्स की वजह से, पर असलियत ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जितने भी ये ज़मींदार थे वो रजिस्ट करते थे, उन्होंने भी अपनी टेक्निक्स डेवलप कर रखी थी कि अंग्रेज़ उनको अगर बेदखल करते हैं ज़मीन से तो किस तरीके से वो अपने आप को वहाँ पे फोर्सफुली बना के रख सकते हैं। बाकी इसका आगे पेज नंबर 266 से पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।